युद्ध के 65वें दिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गढ़ खेरसॉन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सरकार बना ली। बड़ी बात यह कि 1 मई यानी एक दिन बाद शहर में रूस की करेंसी रूबल का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मार्च के पहले हफ्ते में रूस की सेना ने खेरसॉन शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन पूरे शहर पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लड़ी गई। रूस की तरफ से बरसाए गए बमों और मिसाइलों की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। जान बचाने के लिए शहर के ज्यादातर लोग दूसरे देशों में पलायन कर गए। करीब 1 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने पूरे शहर पर कब्जा करने का दावा कर दिया। इसके बाद रूसी सेना ने शहर में मौजूद यूक्रेन के मेयर को हटा दिया और उनकी जगह रूस के खुफिया विभाग केजीबी के पूर्व अधिकारी अलेक्जेंडर कुबेट्स को वहां का मेयर बना दिया। यानी शहर पर कब्जे के साथ साथ वहां की सरकार भी पुतिन के इशारों पर चलेगी। सारे फैसले भी पुतिन के कहने पर लिए जाएंगे। पुतिन का यही गेम प्लान अब यूक्रेन के बाकी शहरों में भी लागू हो सकता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने खेरसॉन से की है। यही नहीं, रूस खेरसॉन को यूक्रेन से अलग करने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने की तैयारी में भी जुटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि जनमत संग्रह रूस के पक्ष में हो, इसके लिए पुतिन ने खतरनाक साजिश रची है, जिसके तहत रूस की सेना खेरसॉन पर झूठे हमले भी करवा सकती है। ऐसा हमला जिसे यूक्रेन के झंडे के साथ रूसी सेना अंजाम देगी, जिसका आरोप यूक्रेन की सेना पर लगेगा। मतलब ये कि काम रूस का और नाम यूक्रेन का। रूस की इस साजिश के पीछे यूक्रेन की दलील है कि इससे खेरसॉन के लोगों में उसके खिलाफ नफरत भरी जाएगी और रूस को उनका हमदर्द बताया जाएगा, ताकि जब शहर में जनमत संग्रह हो तो उसका फायदा रूस को पहुंचे। अगर ज़ेलेंस्की के इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो इस युद्ध में लुहांस्क और डोनेट्स्क के बाद खेरसॉन यूक्रेन का तीसरा इलाका होगा जो उससे अलग हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ठीक 8 साल पहले 2014 में कुछ इसी तरह रूस ने जनमत संग्रह कराकर क्राइमिया को अलग कर दिया था। और अब रूस खेरसॉन पर कब्जा जमाने के बाद वहां जनमत संग्रह कराकर उसे यूक्रेन से अलग करने की कोशिश में जुटा है। रूस को इस बात का भी भरोसा है कि जनमत संग्रह के दौरान शहर के लोग उसके पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि खेरसॉन के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा भी रिश्ता है। उधर ब्रिटेन ने पूरे यूक्रेन से रूस को खदेड़ने की कसम उठा ली, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है। मतलब यह कि पुतिन से क्राइमिया को छीन लेने की तैयारी है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से क्राइमिया पर रूस का राज है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर के बीच मौजूद है और वहां रूसी भाषा बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि 2014 में कराए गए जनमत संग्रह में वहां के लोगों ने रूस के साथ जाने के लिए वोट किया था, जिसके बाद से यूक्रेन के इस हिस्से पर रूस का कब्जा है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश क्राइमिया को रूस में शामिल करने को अवैध मानते हैं। इसी वजह से जंग में ज़ेलेंस्की के साथ खड़े ब्रिटेन ने रूस को यूक्रेन से खदेड़ने की बात तक कह दी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने अपने एक भाषण में यह तक कह दिया कि अब तो क्राइमिया भी रूस से छीन लिया जाएगा। और इसके लिए अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन की सेना को पहले से ज्यादा घातक और आक्रामक हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ताकि हर मोर्चे पर पुतिन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यही नहीं, जंग रोकने के लिए रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। लेकिन पुतिन किसी भी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन पर उनकी सेना के हमले दिन बीतने के साथ और भी तेज होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देशों की तरफ से दी जाने वाली चेतावनी पुतिन के गुस्से को और भड़का रही है। एक तरफ पश्चिमी देश पुतिन के पंजे से क्राइमिया छीन लेने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ही 2 और शहर मारियोपोल और खेरसॉन पर कब्जे का दावा कर दिया। लेकिन कब्जे की इस लड़ाई में दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए, या यूं कहें कि दोनों शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यही नहीं, खेरसॉन पर कब्जा जमाने के बाद रूस यहां पर जनमत संग्रह कराने की तैयारी में है, ताकि इस इलाके को भी यूक्रेन से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। और अगर सब कुछ पुतिन के प्लान के मुताबिक हुआ तो खेरसॉन भी यूक्रेन से अलग हो जाएगा। 2014 में रूस ने कुछ इसी तरह क्राइमिया में जनमत संग्रह कराकर उस पर कब्जा किया था, क्योंकि साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन ने बिना देर किए अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 2002 में यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की जिद पकड़ ली, जिससे रूस खफा हो गया। लेकिन 2010 में रूस के समर्थन वाली यूक्रेन की सरकार ने संसद में नेटो में शामिल होने के खिलाफ वोट किया। और तो और 2013 के नवंबर में यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ जुड़ने के फैसले से भी पीछे हटने की भी उसने बात कही।
उधर पुतिन की धमकी पर ब्रिटेन ने एक बार फिर पलटवार किया और काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए वो यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलें देने का फैसला कर लिया। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन की मदद जारी रखने पर ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी, जिसका ब्रिटेन पर कोई असर होता नहीं दिखा और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए जल्द ही यूक्रेन को अपनी घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देगा। हालांकि जमीनी जंग के लिए ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को ये मिसाइलें दे चुका है, जिनका जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी कर रही है। मतलब अब तक रूसी टैंकों के लिए काल साबित हो रही ये मिसाइलें अब समंदर में भी रूस के लिए मुसीबत साबित हो सकती हैं। यही नहीं, ब्रिटेन के खुफिया विभाग के मुताबिक काला सागर में रूस ने करीब 20 युद्धपोतों और पनडुब्बियों का ऐसा जाल बिछाया है जिनकी मदद से वो समंदर के रास्ते यूक्रेन का दूसरे देशों के साथ व्यापार ठप करने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में ब्रिटेन को आशंका है कि यूक्रेन से अनाज की सप्लाई रुकने पर उसके यहाँ भी खाने के सामान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और दावा है कि इसी वजह से उसने काला सागर में रूस की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए यूक्रेन को और ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का फैसला किया, जिनकी मदद से दुश्मन के युद्धपोत पर सटीक निशाना साधा जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती हैं और रेडार से मिल रहे सिग्नल की मदद से तय टारगेट पर काल बनकर टूट पड़ती है। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख तक, यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है। वहीं जेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से रूस के सैनिकों पर जमकर बम बरसाए। ये हमला किस इलाके में किया गया इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के सैनिकों पर आसमान से बम बरसते दिखाई दिए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कुछ सैनिक यूक्रेन के तबाह हो चुके एक इलाके से गुजरते दिखाई दिए। तभी जेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से उन पर बम गिरा दिया, जिससे रूसी सैनिकों में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए रूसी सैनिक इधर उधर भागने लगे और जो नहीं भाग पाए वो वहीं जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक अपने घायल साथियों को एक गाड़ी में डालकर वहां से ले जाने लगे, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक बार फिर ड्रोन से उन पर हमला किया गया। कार पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से कार से धुआं निकलने लगा और वो बेकाबू होकर थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गई। इस दौरान उसमें बैठा एक सैनिक जमीन पर गिर गया, जबकि एक जवान कार के अंदर फंसा दिखाई दिया। इस बीच रूस ने यह पहली बार कबूल किया कि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। इससे भी अहम यह कि रूस को यह झटका कच्चे तेल के कारोबार में लगा है। रूस के वित्त मंत्री के मुताबिक रूस का कच्चे तेल का प्रोडक्शन इस साल 17% गिरने वाला है, जिसका मतलब यह हुआ कि रूस का इस साल का कच्चा तेल का प्रोडक्शन बीते 18 साल में सबसे कम रहने वाला है। इसके पीछे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों को वजह माना जा रहा है। कच्चा तेल निकालने में रूस पूरी दुनिया में जंग से पहले तक तीसरे नंबर पर था। रूस के लिए कच्चे तेल का कारोबार नेचुरल गैस से अलग है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोप की गैस पर निर्भरता। यूरोप नेचुरल गैस पर जिस हद तक निर्भर है, यूरोप की उतनी निर्भरता कच्चे तेल पर नहीं है। इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों ने रूस के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ऐसा 2 दशक में पहली बार हुआ है जब रूस को इतना तगड़ा झटका लगा और रूस का तेल उत्पादन गिर गया, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रतिबंधों की मार से महंगाई पहले ही आसमान को छू रही थी। कई देशों ने रूस का कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। इसीलिए प्रतिबंधों की वजह से रूस के कच्चे तेल का प्रोडक्शन इस बार काफी कम होने का अंदेशा है। हालांकि इसकी भरपाई के लिए भी रूस के पास योजना जरूर है। माना जा रहा है कि तेल के खेल में पुतिन का प्लान पहले से तैयार था, जिसका असर भी साफ दिख रहा है। अभी तक कच्चे तेल से होने वाली रूस की कमाई के आंकड़े तो सामने नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है कि पैदावार कम होने के बावजूद रूस की कमाई कम नहीं हुई। यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले ही कच्चे तेल की कीमतों में आग लगनी शुरू हो गई थी। कच्चे तेल की कीमतें जंग से पहले की कीमतों के मुकाबले करीब 60% ऊपर पहुंच गई थी, जबकि पिछले साल के मुकाबले तो कच्चा तेल अब भी करीब 24% तक महंगा है। यही वजह है कि कच्चे तेल की बिक्री कम होने के बावजूद रूस का मुनाफा कम नहीं हुआ। हालांकि माना यह जा रहा है कि रूस अपने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का भी इंतजाम पहले ही कर चुका है। माना जा रहा है कि कच्चे तेल से जुड़ी डील लंबे वक्त के लिए होती है और जब तक पहले से चल रही डील की मियाद खत्म नहीं होती तब तक किसी नए सप्लायर से तेल की खरीद नहीं की जा सकती। मतलब यह कि भारत और चीन जैसे अपने नए ग्राहकों से रूस ने डील तो कर ली, लेकिन इन देशों को तेल की सप्लाई शुरू होने में कुछ वक्त और लगेगा। जबकि दूसरी वजह रूस को कच्चा तेल निकालने में आ रही कुछ तकनीकी परेशानियां हैं। मतलब कुछ ऐसी कंपनियां जिन पर कच्चा तेल निकालने के लिए रूस निर्भर था, लेकिन जंग के बाद उन्होंने रूस में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया। इसलिए रूस के सामने अब ऐसी नई कंपनियों को काम पर लगाने की भी चुनौती है।
इसका मतलब ये कि पहला तो तेल निकालने में आ रही तकनीकी परेशानियां और दूसरा नए ग्राहकों तक तेल की सप्लाई। ये दोनों काम अगले कुछ महीनों में होने के बाद रूस के लिए कच्चा तेल फिर से मुनाफे का खेल साबित हो सकता है। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा इस पर अभी रूस भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। रूस जंग से पहले तक हर साल 1 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चा तेल रोज निकालता था, लेकिन अब ये प्रोडक्शन गिरकर 91 लाख बैरल रोजाना तक पहुंच चुकी है। 2004 के बाद ये रूस की कच्चे तेल की प्रोडक्शन का सबसे निचला स्तर है। जोरदार हमला बोला है, जिससे पूरा शहर थर्रा। उसको यूक्रेन से निकलने पर मजबूर करने के लिए ब्रिटेन उसके बॉर्डर पर एक नहीं बल्कि कई बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि उसके करीब 8000 सैनिक जल्द रूस के बिल्कुल पड़ोस में तैनात होंगे। वो भी अकेले नहीं बल्कि उनका साथ देने के लिए नेटो की सेना भी मैदान में उतरेगी। दावा है कि शीत युद्ध के बाद ये सेना की अब तक की सबसे बड़ी तैनातियों में एक होगी, जिसका मकसद बिल्कुल साफ है, रूस की घेराबंदी। वो भी इतनी कड़ी घेराबंदी कि रूस पर यूक्रेन से निकलने का दबाव तो बनाया जा ही सके। इसके साथ ही उसे अपनी ताकत का ऐसा ट्रेलर दिखाया जाए कि वो किसी और देश की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। इसके लिए रूस के पड़ोस में उत्तर में फिनलैंड से लेकर दक्षिण में नॉर्थ मैसेडोनिया तक ब्रिटेन की सेना अपना दमखम दिखाएगी और उसके लगभग 8000 सैनिक पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसी देशों में उससे निपटने की अपनी तैयारी को परखेंगे। फिनलैंड को रूस का वो पड़ोसी देश है जो दूसरे विश्व युद्ध से ही किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अगले महीने फिनलैंड भी नाटो में शामिल होने के लिए अर्जी दे सकता है। वैसे तो ब्रिटेन के ये युद्ध अभ्यास पहले से ही प्लान थे, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद इन्हें और बड़े स्तर पर करने का फैसला किया गया, जिनमें ब्रिटेन के 3rd जनरेशन 72 चैलेंजर 2 टैंक, 12 AS-19 तोपें और 120 वॉरियर बख्तरबंद गाड़ियां समेत कई हथियार पूर्वी यूरोप के देशों में तैनात किए जाएंगे, जिनमें सेना के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। रूस के सैनिकों से बातचीत के आधार पर यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि अब युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला टूटने लगा है। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने जो आंकड़े बताए वो अब तक का सबसे बड़ा है, जिसके पीछे एक ऑडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें रूस के फौजियों को जंग में हो रहे नुकसान से न केवल गुस्से में होने की बात कही जा रही है, बल्कि मरने वालों की तादाद भी 25,000 के पार होने का दावा किया जा रहा है। डेली मेल के मुताबिक ये जानकारी दोनों देशों के सैनिकों की बातचीत में सामने आई, जिन्हें यूक्रेन के एक सैनिक ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली। उधर जंग के बीच इटली की राजधानी रोम में यूक्रेन के रहने वाले कुछ बच्चों ने बलून से बने टैंक को ध्वस्त किया। बताया गया कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों को युद्ध शुरू होने से पहले ही इलाज के लिए इटली भेजा गया था, जिन्होंने राजधानी रोम के बलून म्यूजियम में मौजूद बलून से बने एक टैंक को नष्ट किया। उन बच्चों ने बड़े ही उत्साह से एक एक कर सभी बलून फोड़े। बताया गया कि इस अनोखे टैंक को जंग की शुरुआत से पहले ही बनाया गया था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को संदेश देने के लिए ही इन बच्चों को खास तौर पर वहां ले जाया गया। बाद में ये बच्चे इस म्यूजियम के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां उन्होंने ढेर सारे बलून के साथ खूब मस्ती भी की। यही नहीं, खबर है कि रूसी हमले में घायल हुए सैकड़ों बच्चों को अब तक इटली भेजा जा चुका है। जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर यह जताने की कोशिश की कि उसके सैनिक बहादुरी से लड़कर रूस को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हैं। इस वीडियो में भीषण युद्ध की तस्वीरें दिखाई गई। साथ ही ये दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक किसी मामले में रूसी सेना से कम नहीं है। इस वीडियो में यूक्रेन के कुछ सैनिक एक इमारत में छिपकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला वो बाहर निकलकर आए और उन्होंने उस इलाके को घेरना शुरू कर दिया। भीषण गोलाबारी की वजह से वहां चारों तरफ धुआं नजर आया। इस बीच सैनिक अपने घायल साथियों की मदद करते हुए दिखाई दिए। हालांकि वहां के ज्यादातर मकान पहले से ही तबाह हो चुके थे। बड़े बड़े ट्रक और टैंकों का भी नामो निशान मिट चुका था।